नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO-NDF चैनल पर स्वागत है। क्या आंसुओं से भी किसी के मरने पर सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता या दो मानवों के बीच की प्रगाढ़ता का अध्ययन किया जा सकता है? सबसे पहले जान लेते हैं आंसू होता क्या है। आप जानते हैं आंसू जो है वो आँखों के माध्यम से निकलने वाला एक द्रव है और यह आँख के निचले हिस्से में यहाँ पर एक डक्ट होती है जिसे लैक्राइमल डक्ट कहते हैं। इसके माध्यम से जिसे अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं, उसके माध्यम से निकलता है। जब भी शरीर में कोई पीड़ा होती है, पीड़ा आपके शारीरिक व्याधियों की भी हो सकती है या फिर कोई ऐसी स्थिति जिसके कारण आप किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़े हैं और उसकी कोई अप्रिय बात सुनकर भी यह निकल आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अपने शरीर से संबंधित व्याधियों पीड़ा के कारण आंसू निकलते हैं, दूसरा अपने शरीर के अंदर अपने मनोवैज्ञानिक स्तर पर यदि आपने किसी समाज को किसी व्यक्ति को स्थान दिया है और वह आपके मनोविज्ञान में सम्मिलित है तो भी आंसू निकल आते हैं। तो क्या इन आंसुओं के आधार पर यह समझा जा सकता है कि समाज कहाँ खड़ा है? क्योंकि समाज तो संबंधों का अंतर्जाल बताया जाता है, लेकिन जब किसी भी परिवार में जो समाज की एक छोटी सबसे इकाई है वहाँ पर अभी किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए तो आप देखते होंगे कि माता पिता भाई बहन सभी भाव विवल होकर रोते हैं। किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, किसी विवाहित व्यक्ति की तुरंत विवाह के बाद मृत्यु हो जाए, पिता की असमय मृत्यु हो जाए, माँ की असमय मृत्यु हो जाए, लेकिन यही आंसू कालांतर में जब माता पिता बहुत समय तक आपके सानिध्य में रह जाते हैं और आपको भी संबंधों के अंतर्जाल में रहते हुए यह बात महसूस होने लगती है कि आप अपने कर्तव्यों के आधार पर पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। अब सिर्फ जैविक आधार पर माता पिता या सगे संबंधी या कोई भी वृद्धजन केवल जीवन को अपने पूर्ण कर रहे हैं तो आपके अंदर उस तरह के न दुख रह जाते हैं न आंसू आते हैं उनके चले जाने पर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब वह पूर्णता को प्राप्त कर चुके। और आपने देखा भी होगा, खासतौर से हिंदू समाज को अगर आप देखें तो जब ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने सारे दायित्वों का निर्वहन कर चुका है और उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त करता है तो वहाँ कोई रोता नहीं है, बल्कि वहाँ पर विमान निकलता है जिसमें बाजा गाजा भी बजता है, उसके जो अर्थी है उसको सजाया जाता है, पैसा लुटाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये खुशी है कि उसने अपने जीवन के सारे कार्य पूर्ण करके मरा। वहाँ आंसू नहीं निकल रहे हैं। ये बात है कि आज एक अपना सबसे प्रिय सबसे वृद्ध व्यक्ति चला गया, तो एक स्थिति हुआ है जहाँ पर आपके आंसू नहीं आ रहे हैं लेकिन आपका एक प्रिय व्यक्ति गया है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा और रोज़ आप ना समाचार पत्र में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि आज मुठभेड़ में इतने सैनिक मार दिए गए। आज एक युवा जिसने अभी अभी कैप्टन के रूप में नौकरी ज्वाइन करी थी सेना में, उस आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मार दिया गया। ऐसी स्थिति में सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में आप केवल सोशल मीडिया पर एक श्रद्धांजलि संदेश तो लगाते हैं, लेकिन उस दिन ना आप किसी दुख को व्यक्त करते हैं, ना आप खाना छोड़ देते हैं, ना आपकी आंख से आंसू आते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी अपने परिवार या अपने समुदाय के किसी प्रिय व्यक्ति से इतर किसी के लिए आंसू आ रहे हैं या उसके दर्द को देखकर आपको भी उतना ही दर्द हो रहा है, यहाँ पर सिंपैथी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एम्पैथी की बात कर रहा हूँ, समान अनुभूति आपको हो रही है कि उस घर को कितनी पीड़ा हुई होगी, तो निश्चित रूप से आप समाज के संबंधों के अंतर्जाल में बंधे हुए हैं अभी। लेकिन अगर आपको नहीं आ रही है और आप उस समय इस तर्क पर चलते हैं कि मृत्यु तो होनी है और ठीक है उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया,
ऐसे ही सड़क पर एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाता है तो आप उत्सुकतावश देखते तो हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन आप न दुखी होते हैं। दुखी क्या होते हैं कि उसकी कितनी विभत्स मौत हुई है, लेकिन इससे आपके अश्रु नहीं निकलते हैं। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ सामाजिक संबंधों में उसे अपने समान मानो समझकर यह देखने में ज़्यादा रुचि लेते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे एक्सीडेंट से हो गई, लेकिन उसके लिए आपके मनोविज्ञान में वह स्थापित न होता है, इसलिए आंसू नहीं निकलते हैं। और यहाँ पर सामाजिक संबंधों के जाल में उस व्यक्ति का स्थान प्राकृतिक रूप से रहने वाले पशु पक्षियों की तरह ही सिर्फ एक जैविक प्राणी से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक इसी तरह से यदि किसी की दहेज में हत्या कर दी गई है, या किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है, या कोई व्यक्ति एरोप्लेन में उड़ के जा रहा था, पूरा पूरा एरोप्लेन आकाश में ही ध्वस्त हो गया, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, अक्सर आप पढ़ते भी हैं। लेकिन आपने यह तो देखा होगा कि सभी लोग उस पर कुछ अपना वक्तव्य देना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर दुख और पीड़ा और अश्रु की बात है, वहाँ पर आकर कोई भी व्यक्ति इन बातों से दूर दिखाई देता है। और यहीं पर आकर आपको समझ में आता है कि सामाजिक संबंध भी प्राथमिक स्तर पर होते हैं, द्वितीयक स्तर पर होते हैं, तृतीयक स्तर पर होते हैं, उससे भी आगे होते हैं। आप सिर्फ आंसू उन्हीं के लिए गिराते हैं जिनका प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संबंध आपके साथ है, या बहुत ज़्यादा द्वितीयक स्तर पर होता है। प्राथमिक स्तर पर सिर्फ और सिर्फ आपके नाभिकीय परिवार के लोग आते हैं, जिसमें पति पत्नी और बच्चे। लेकिन द्वितीयक सामाजिक संबंधों में पति पत्नी बच्चे के साथ साथ आपके माता पिता और दूसरे वृद्धजन, जिनमें आप ख़ानदान वगैरह शामिल कर सकते हैं, बहुत करीबी लोगों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन तृतीयक स्तर पर, जहाँ पर समाज में आपके कार्य करने के स्थान के लोग शामिल हैं, जहाँ पर आपके दोस्त यार शामिल हैं, जहाँ पर आप समाज के लोगों के साथ अंतक्रिया करते हैं, वहाँ पर आपको आंसू नहीं आते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक संबंधों के प्राथमिक स्तर पर नहीं, द्वितीयक स्तर पर नहीं, तृतीयक नहीं, लेकिन उसके मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति द्वारा रोया जा रहा है, आंसू निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह विवाह संबंधी नहीं है, रक्त संबंधी नहीं है, लेकिन सामाजिक संबंधों के मनोविज्ञान पर वह व्यक्ति ने हमारे अंतस में, हमारे दिमाग में अपना स्थान बनाया है। और ऐसे काल्पनिक होते हुए भी संबंधों में वह प्राथमिक स्तर पर है। और यही कारण है कि जब हम मृत्यु की विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हम यह समझने का प्रयास कर सकते हैं कि किसी की मृत्यु को देखकर क्या यह बात समझी जा सकती कि वह सामाजिक संबंधों में कहाँ था। वैसे तो अपवाद स्वरूप मैंने अपने अध्ययन में यह पाया है कि जो बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं और जो बच्चे माता पिता को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, दोनों के व्यवहार में, मनोविज्ञान में समय के साथ एक बड़ा अंतर आ जाता है। जो बच्चे माता पिता के साथ रह रहे हैं, वह माता पिता की पीड़ा, माता पिता की मृत्यु सभी पर रोते दिखाई देंगे, दुखी दिखाई देंगे। लेकिन जो व्यक्ति दूर हो गया है, उस व्यक्ति के जीवन में माता पिता की पीड़ा, उनके मृत्यु होने पर एक व्यवहारिकता ज़्यादा दिखाई देने लगती है। मैंने बहुत से ऐसे मामलों में देखा है जहाँ पर माता पिता की मृत्यु पर बाहर रह रहे बच्चों ने आना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अब आने में, वीज़ा बनने में अमेरिका से बहुत समय लगेगा, इसलिए आप लोग ही इनका दाह संस्कार कर दीजिए, मैं पैसा भेजे दे रहा हूँ। ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संबंध होते हुए भी आंसू नहीं आ सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अश्रु तभी निकलते हैं जब एक लंबे समय तक सामाजिक संबंध आपका एक जगह पर बना रहे हो। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चारों ओर जब तक उसकी आकर्षण शक्ति के कारण इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, तब तक उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे बहुत से कारणों से इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूर जाने लगता है, तो आकर्षण खत्म हो जाता है और उस अपनी कक्षा को छोड़कर
परमाणु की इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसी को कार्ल विस्लर ने भी समझाने का प्रयास किया है कि कोई भी संस्कृति जो पुरानी है वह अपने केंद्र से जितनी दूरी तक परिधि की ओर पाई जाएगी वह पुरानी मानी जाएगी, जो केंद्र के नज़दीक पाई जाएगी वह नई मानी जाएगी। इसी तरह से जब हम केंद्र के नज़दीक हैं तो हमारे अंदर प्राथमिक स्तर के सामाजिक संबंध हमेशा रहेंगे, लेकिन जैसे हम केंद्र से दूर चले जाते रहेंगे हमारे अंदर वह प्राथमिक सामाजिक संबंध द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही कारण है कि दूरी के आधार पर भी सामाजिक संबंधों में बहुत बड़ा विचलन दिखाई देता है, और इसी विचलन के आधार पर होने वाली मृत्यु को भी आप समझ सकते हैं। जो कल प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संबंधों में खड़ा था, जब वो द्वितीयक में गया, तृतीयक में गया, तो किसी की मृत्यु होने पर उसके व्यवहार में उसी तरह की कमी आ जाती है और उसी आधार पर उसके आंखों से आंसू निकलना भी कम हो जाते हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सामाजिक संबंधों का विकास दूरी के आधार पर भी होता है। वैसे तो इसके विपरीत यह कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मतलब जितनी अधिक दूरी होगी उतनी दूरी से देखने पर सब कुछ बड़ा लुभावना लगता है। लेकिन सामाजिक संबंधों में यह बात विपरीत दिखाई देती है। जो जितना दूर है वह उतना ही ज़्यादा जैविक होकर समाज में जीने का प्रयास करता है। और इसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि हमारी समाज से प्राथमिक स्तर से जितने स्तर पर दूरी बढ़ती चली जाती है, तो औपचारिक रूप से तो सामाजिक संबंधों में हम बंधे दिखाई देते हैं कि हम परिवार में, विवाह और रक्त संबंध में, समाज में हम समाज के दायित्वों के निर्वहन में, देश में नागरिकता के आधार पर एक संबंध बनाते तो हैं, लेकिन ये सारे संबंध औपचारिक होते हैं और इनके आधार पर ही जैसे जैसे ये संबंध दूरी के आधार पर बढ़ते हैं, हमारे अंदर के मनोविज्ञान में उन व्यक्तियों का स्थान उसी तरह से घटता बढ़ता रहता है, और जो हमारे आंसुओं के मानक से भी समझा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति, जो कि पूरे भारत में रहने वाले लोग हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितने लोग हैं तो सब भारतीय, लेकिन हमें अगर उनके लिए वही दर्द नहीं हो रहा है, कितने कश्मीरी पंडित निकाल दिए गए, कितने मणिपुर में लोग मार दिए गए, अभी देहरादून उत्तराखंड में 41 मजदूर जिस तरह अंदर फंसे हुए हैं, उन सभी के लिए आपके मन में कितनी पीड़ा है और आप कितना उन पीड़ा के अनुरूप अपने दैनिक व्यवहार को परिवर्तित या विचलित पा रहे हैं, इससे ही आप सामाजिक संबंधों के दायरे में अपने को समाज से जुड़ा होने को समझ सकते हैं। और यह सामाजिक संबंध दो आधार पर हो सकता है कि आपके व्यवहार में वह विचलन दिखाई देने लगे, आपके प्रयास में वह विचलन दिखाई देने लगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसी बातें देखकर उस पर वार्ता करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर देहरादून में जो 41 मजदूर फंसे हैं वहाँ पर पहुंचकर कुछ सहायता पहुंचाने, चाय पानी, खाना पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो केवल सोशल मीडिया, टीवी आदि पर देखना रोज चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, और बहुत से लोग मान रहे हैं कि जब काम किया है तो ये सब तो होता रहता है। इस आधार पर भी आप इस बात की गणना कर सकते हैं कि सामाजिक संबंधों के दायरे में कौन व्यक्ति कितना समाज से, देश से जुड़ा रह गया है। और जिस भी समाज में यह जुड़ाव अधिकतम स्थिति का होता है, वह समाज या वह देश हमेशा अपनी सॉलिडेरिटी में मजबूती से दिखाई देता है। और अगर नहीं है तो चाहे वह परिवार हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह देश हो, सभी में एक विचलन दिखाई देता है और वहाँ विखंडन की संभावना अधिकतम होती है। तो आप आंसुओं के माध्यम से, अपने दर्द के माध्यम से, अपने कष्ट को, दूसरों का कष्ट देखकर, परोपकाराय धर्ममिदं शरीरम, परोपकार के लिए ही यह शरीर है, जिस तरफ इस भावना में हम कितने हैं कि हम दूसरे के दर्द, दूसरे की परेशानी में अपने को कितना संलिप्त कर पाते हैं, उससे सामाजिक संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता को समझा जा सकता है। और इस प्रगाढ़ता को समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक स्तर पर अभी बहुत न्यूनतम स्तर पर देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, या कहें नगण्य स्तर पर है। तो अगर हम मृत्यु की बात करें तो हम सिर्फ मृत्यु को, जिसको कि मैंने अपने सबसे पहली बार में कहा था
कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर आपको कितना पेन हो रहा है और उस पेन के कारण आपके दैनिक कार्य में कितनी बाधा या विचलन आया है, या फिर आपको आंसू आने की प्रतिशतता क्या रही है, उससे सामाजिक संबंधों की गणना की जा सकती है। क्योंकि आजकल तो यह भी परंपरा हो गई है कि एक व्यक्ति की मृत्यु पर हम यह जानने की प्रयास करते हैं, आंसू तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सामाजिक संबंधों के दायरे में, औपचारिकता के दायरे में हम जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए घाट कब ले जाया जाएगा और घाट पहुंचने का समय क्या होगा। आप किसी से कहते हैं कि उस समय हमें एक फ़ोन कर देना, यह बताता है कि आप एक औपचारिक संबंधों में ज़्यादा हैं, आप अनौपचारिक और भावनात्मक संबंध में नहीं हैं। इसी तरह से किसी व्यक्ति के सुन लेने पर कि उसकी मृत्यु हो गई, यदि आप खाना खाना छोड़ दें, आपके बिल्कुल विस्मृत अचंभित से हो जाएं, आपको कुछ सूझे ना, आपको सब कुछ ब्लैंक लगे, तो आप उस व्यक्ति के मनोविज्ञान में शामिल थे, वह आपके मनोविज्ञान में शामिल था। लेकिन अगर आप रोने लगे हैं और आपको लग रहा है कि एक रिक्तता आ गई है, एक अभाव पैदा हुआ है, उस अभाव से ही यह समझा जा सकता है कि सामाजिक संबंध कितना नाभिकीय स्तर पर था। आप इलेक्ट्रॉन के रूप में नाभिक के चारों तरफ किस तरह से चक्कर लगा रहे थे, और इसी को समझने की आवश्यकता है समाजशास्त्र में। जब तक हम संबंधों की प्रतिशतता का अर्थ नहीं निकालेंगे, वैसे तो बोगार्ट्स का सामाजिक दूरी का सिद्धांत है जिसमें उन्होंने सामाजिक दूरी को समझने का प्रयास किया है और उससे भी यह समझा जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ आप किसी व्यक्ति के कष्ट को सुनकर अपने दैनिक कार्यों में कितना विचलित हैं, कितना आपको दुख हुआ है, कितना आप आंसू बहा रहे हैं, इससे भी सामाजिक संबंधों को जाना जा सकता है। और इसी अर्थ में आप समाजशास्त्र में दर्द का क्या स्थान है, दर्द से समाजशास्त्र को कैसे समझा जा सकता है, मृत्यु से समाजशास्त्र को कैसे समझा जा सकता है, उसकी तरफ भी सोच सकते हैं। यदि आपको यह बात समझ में आती है, बोगार्ट्स के सामाजिक दूरी के सिद्धांत के आधार पर मौत और दर्द के समाजशास्त्र को समझने का एक अर्थ निकल पाता है, तो इस वीडियो को दूर तक ले जाए ताकि आलोक चंद या किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ और कुछ अच्छी बात करें। नमस्कार।